हॉरर कहानियां थी। भेड़िया इंसान। विनोद एक पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन बेरोजगारी की मार से परेशान था। काफी मशक्कत करने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से वो प्रतीक नाम की एक अमीर लड़की को उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। एक दिन, सर, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने आज शाम हमारे फार्म हाउस पर एक बहुत बढ़िया पार्टी रखी है। सर, आप प्लीज आइएगा। मैं आपको अपने फार्म हाउस की लोकेशन सेंड कर देता हूँ, ठीक है? किसी पार्टी में गए विनोद को अरसा बीत चुका था, इसलिए वो भी पार्टी के नाम से खुश हो जाता है। फिर ठीक 2 बजे ट्यूशन खत्म कर विनोद अपने घर की ओर चला जाता है। आज बड़े दिनों के बाद बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। घर जाने के बाद विनोद अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अरे 6 बज गए। मुझे तो प्रतीक की बर्थडे पार्टी में जाना है। अभी निकलूंगा तो समय पर पहुंच जाऊंगा, वरना देर हो जाएगी। विनोद तैयार होकर घर से निकलता है और एक रिक्शे को रोककर उसे एड्रेस बताता है। हाँ ठीक है साहब, चल लेंगे। हाँ, पर पूरे 200 रुपए लूंगा। अरे बाप रे, 200 रुपए? अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें सिर्फ 50 दे सकता हूँ। मजाक कर रहे हो क्या साहब? अरे इतनी दूर जाना है और सिर्फ 50 रुपए? चलिए ठीक है, 100 दे देना बस। विनोद चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। उसे दूर दूर तक कोई दूसरा रिक्शा दिखाई नहीं देता। अगर ये रिक्शा छूट गई तो क्या पता जल्दी कोई रिक्शा मिलेगी या नहीं। एक काम करता हूँ, इसी में चला जाता हूँ। विनोद रिक्शा में बैठ जाता है। ठंडी का मौसम था। जल्दबाजी में विनोद अपना जैकेट लाना भूल गया था। वो अपने हाथों को सिकुड़ कर बैठा था। तभी रिक्शा वाला एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुक जाता है। अरे क्या हुआ? तुमने अचानक रिक्शा क्यों रोक दी? अरे साहब, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम मुझे मेरे बताए हुए पते पर पहुंचा दोगे। अब क्या परेशानी हो गई? अब वो साहब, लोगों का कहना है कि सामने वाले जंगल में कुछ बुरी शक्तियां रहती हैं और वहां इंसानों को अपना शिकार बनाती है। 2 महीने पहले इसी पेड़ पर एक जवान लड़की की लाश लटकी हुई मिली थी। उसके शरीर के कई हिस्से गायब थे। मेरी तो ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। और अब तो अंधेरा भी होने वाला है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बीच सड़क पर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं भला आगे कैसे जाऊंगा? देखो भाई, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो साफ साफ बोल दो, बेकार के बहाने मत बनाओ। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे इससे आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। चाहो तो 100 रुपए भी आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, पर मुझे बख्श दो। मैं इससे आगे नहीं जा सकता मैं। इस तरह विनोद को बीच रास्ते में छोड़कर रिक्शा वाला वहां से वापस लौट जाता है। इन रिक्शा वालों पर तो भरोसा करना ही बेकार है। खैर कोई बात नहीं, मैं पैदल ही आगे चला जाऊंगा। देखता हूँ, शायद कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाए। विनोद जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता है। जंगल से तरह तरह की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। उन आवाजों को सुन विनोद के दिमाग में रिक्शा वाले की कही गई बात घूमने लगती है। यहाँ पर तो चारों तरफ भयानक आवाज सुनाई दे रही है। कहीं उस रिक्शा वाले की बात सच तो नहीं? कमबख्त, यहाँ रास्ते में कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा जिससे मैं लिफ्ट लेकर आगे जा सकूं। इस तरह अपने आप से बात करता हुआ विनोद तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे विनोद अपना संतुलन खोकर बगल में मौजूद ढलान की ओर जा गिरता है। वो झाड़ियों में लुढ़कता हुआ एक कटीले पेड़ के पास जा पहुंचता है। विनोद अपने आप को किसी तरह संभालते हुए उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने खड़े एक डरावनी भेड़िए पर पड़ती है। उस भेड़िए की सुर्ख डरावनी लाल आंखें देखकर
विनोद के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? भेड़िया धीरे धीरे अपने कदम विनोद की ओर बढ़ाने लगता है। ये देखकर विनोद की सांस अटक जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागता है। जिसे भागता देख भेड़िया भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद भागता हुआ विनोद अचानक एक गड्ढे में जा गिरता है। बचाओ! 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 अब भेड़िया जैसे ही विनोद पर हमला करने के लिए उस पर लपकता है तो विनोद तुरंत बगल में पड़े पत्थर को उठाकर भेड़िए के सर पर मार देता है और भेड़िया वहां से भाग जाता है। खून से लथपथ विनोद किसी तरह चलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा आगे चलकर ही बेहोश होकर गिर जाता है। सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शुक्र है कि मेरे फार्म हाउस के चौकीदार की नजर आप पर पड़ गई, वरना जंगल का कोई जंगली जानवर आपको मारकर खा जाता। खैर, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं सर। इतना कहकर प्रतीक वहां से चला गया। दूसरी तरफ होश में आने के बाद विनोद के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर वो दवाई लेकर सो जाता है। अचानक आधी रात को विनोद को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वो अपने शरीर में कुछ अजीब व गरीब बदलाव महसूस करता है। ये अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? सांस लेने में भी इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नर्स, अरे कोई है क्या? तभी एक नर्स तेजी से भागकर विनोद के पास आती है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? देखिए, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मेरा शरीर देखिए कितना तप रहा है, देखिए। नर्स विनोद के शरीर को छू कर देखती है। चिंता की कोई बात नहीं, ये दवाई खा लो, इसके बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। नर्स ग्लास में पानी और कुछ दवाइयां विनोद को दे देती है, लेकिन वो पानी पीते ही विनोद अजीब मुंह बना लेता है और गुस्से में नर्स की ओर देखने लगता है। विनोद की आंखों का रंग बदलने लगता है। अरे ये क्या? अब विनोद के नाखून लंबे होने लगते हैं, बाल बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में विनोद एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है। वो नर्स का गला पकड़ लेता है। मुझे ये बकवास पानी नहीं चाहिए, मुझे खून पीना है, तेरा गर्म खून। बचाओ, कोई बचाओ मुझे! नर्स अपने आप को विनोद से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विनोद नर्स के गले में अपने नुकीले दांत घुसाकर उसका खून पीना शुरू कर देता है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो मेरी! नर्स की चीखें सुनकर अस्पताल के कुछ लोग भागते हुए वहां आते हैं, जिन्हें देख विनोद नर्स को वहीं छोड़ खिड़की का कांच तोड़कर बाहर भाग जाता है। विनोद को एक भेड़िए के रूप में देखकर अस्पताल के सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या अभी यहाँ सच में एक इंसानी भेड़िया था? अरे कोई नर्स को उठाओ, अरे इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो, फिर कुछ सोचते हैं, चलो जल्दी। दूसरी तरफ भेड़िया बना विनोद अंधेरी रात में शहर की सुनसान सड़कों पर यहाँ वहां भटकने लगता है। काफी देर भटकने के बाद वो एक कचरे के ढेर के पास पहुंचता है, जहां उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वाह, कुछ तो मिला। विनोद लपककर उस बिल्ली को पकड़कर खाने लगता है। बिल्ली को खाने के बाद विनोद उसी कचरे के ढेर के पास लेटकर टकटकी लगाए आसमान की ओर देखने लगता है और वहीं सो जाता है। अरे विनोद साहब, आप यहाँ इस हालत में कचरे के ढेर पर क्या कर रहे हैं? और आपकी ये हालत कैसे हुई? विनोद की नींद खुलती है। वह हैरानी से कैलाश को देखते हुए अपने आसपास नजर दौड़ाने लगता है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद कैलाश विनोद को उसके घर ले जाता है। आखिर ये सब विनोद के साथ क्या हो रहा है? जंगल में उसके साथ क्या हुआ था? वो भेड़िया कैसे बन गया? अगर आप ये सब जानने के लिए अरे ये मंदिर इस गांव के लिए बहुत ही शुभ है। अरे शुभ तो है, तो फिर भी लोग इस मंदिर से दूर क्यों रहते हैं? ये इतना वीरान क्यों रहता है?
अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर में आत्माओं का राज है, जो लोगों की मदद करते हैं लेकिन मंदिर से सभी को दूर भी रखते हैं। अरे ये कैसी आत्मा है जो लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों को मंदिर से दूर भी रखते हैं? अरे यही चलता आया है यहाँ पर, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि जिसके घर में कोई भी परेशानी होती है तो बताते हैं कि इस मंदिर से उन्हें मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तभी इस गांव में इतनी खुशहाली दिखती है। तभी बाहर किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि गांव के एक बुजुर्ग रो रहे हैं, क्योंकि शहर से उन्हें कोई बुरी खबर मिली है। अरे क्या हुआ चच्चा, रो क्यों रहे हो आप? हाँ चाचा, बताओ ना, हुआ क्या? अरे क्या बताऊं बेटे, मेरा बेटा शहर गया हुआ था कमाने, लेकिन आज खबर मिली है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में भर्ती है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है चाचा, जाओ शहर और बेटे का इलाज करवाओ। हाँ चाचा, विमला सही कह रही है। आप शहर जाओ और इलाज करवाओ। अरे कैसे इलाज करवाऊं, अभी पैसे नहीं है और शहर के अस्पतालों में इलाज का खर्चा लाखों में आता है। अरे चाचा, भगवान पर भरोसा रखो, कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिल जाएगी। बस आज का दिन कैसे भी काट लो। अरे अब तो बेटा थोड़ा समय काटना भी मुश्किल होता जा रहा है। देख कमला, तू ही समझा चाचा को। अरे पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। अरे चच्चा, जब विमला कह रही है तो थोड़ा उस पर भी भरोसा रखो। चलो आपको घर छोड़कर आ जाती हूँ। उसके बाद कमला उन बुजुर्ग को लेकर चली जाती है और विमला मंदिर की ओर चली जाती है। विमला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूर से नजर आती है। उसके बाद वो आंखों से ओझल हो जाती है। उसी रात उस बुजुर्ग के घर के बाहर एक थैला रखा हुआ मिला। बुजुर्ग उस थैले को देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए रखे हुए थे। वो बुजुर्ग सुबह दौड़ा दौड़ा गांव के दूसरे बुजुर्गों के पास गया। अरे मंगल भाई सुनो, मेरे घर के बाहर ये पैसों से भरा बैग रखा हुआ मिला है। अरे किसका है ये भाई? अरे भैया, मुझे क्या पता। तभी उधर से कमला और विमला निकलती हैं। अरे बेटा सुन तो, देख ये क्या रखा हुआ था मेरे घर के सामने। कमला और विमला हैरानी से देखती हैं। अरे वाह, देख विमला, तूने कहा था ना कि कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। अरे भगवान सबकी मदद करते हैं, ये पैसों की मदद भी भगवान ने ही भेजी है। और क्या। अब चच्चा सोच क्या रहे हो, शहर जाओ और बेटे का इलाज करवाओ। ठीक है बेटियों, जो तुम कहो। चलो निकलता हूँ शहर बेटे का इलाज करवाने के लिए। अरे विमला, एक बात तो बता, ये इन्हें मिले तो कैसे मिले पैसे? अरे मैं ना कहती थी कि ये मंदिर सबकी मुसीबतों में मदद भेजता है। अरे वाकई बड़ी पुण्य आत्मा है मंदिर में। सो तो है, लेकिन उनके बारे में लोगों को कम ही पता है। अच्छा, और तुम्हें क्या पता है? जितना पता था वो तो बता दिया। ना रे ना, मैं नहीं मानती, तू कुछ तो छिपा रही है। अरे कुछ ना छिपा रही, जो पता था वो बता दिया। मंदिर से लोगों को मदद मिलती है, बस इतना ही पता है। ठीक है बाबा, अब नहीं पूछूंगी। इसके बाद उसी रात कमला चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और मंदिर की ओर चल पड़ती है। कमला धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती है। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसके बाद जो वो देखती है वो हैरान रह जाती है। कमला इसके बाद तेजी से वापस लौट आती है। दूसरे दिन सुबह सुबह। अरे विमला, तू तो छिपी रुस्तम निकली है? ऐसा क्या छिपा लिया मैंने? अरे तूने तो भनक ही नहीं लगने दी और चाचा की मदद भी कर दी। हैं? ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? मैंने कोई मदद वदद नहीं की। अरे सब पता है मुझे, कल रात मैं गई थी मंदिर। तो क्या देखा?
अरे तुम्हारा पति और कुछ लोग वहां दिखे। बोरियों में नोट भरे हुए थे और सभी नोट गिनने में लगे हुए थे। तो तुम्हें क्या लगा वो क्या कर रहे थे? अरे मैं समझ गई कि वो लोग कहीं से डकैती कर पैसे लेकर यहाँ मंदिर के पीछे छिपाते हैं। अब जब तुम जान ही गई हो तो बता देती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मेरे पति डकैती नहीं डालते हैं, बस उन लोगों से पैसे छीनते हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। और फिर लोगों की मदद करते हैं। यही है वो पुण्य आत्माएं जो लोगों को मदद पहुंचाती है। अब समझी? हाँ, अब समझी उन पुण्य आत्माओं का चक्कर। सही है। करते रहो मदद, लेकिन सावधानी से। मेरी तरह कोई और